Hello everyone. So in this video we are going to discuss law of variable proportion. इसका पीछे का बेसिस हमने देख चुके हैं. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, देन वी हैव आल्सो सीन एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है. सो लेट्स सी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर में देखेंगे. देयर आर टू थिंग्स, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन रिटर्न्स टू फैक्टर. Returns to factor refers to the resultant increase in the total product when only one factor is increased. अगर एक इनपुट बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, टोटल प्रोडक्ट पे आएगा. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड एज LVP. It is also known as law of returns or law of returns to factor or returns to variable factor. Let's see how law of variable proportion works. Okay, now see, we have seen that इन रिटर्न्स टू फैक्टर हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं. सो कीपिंग अदर फैक्टर्स वेरी मच फिक्स्ड, द लॉ एक्सप्लेन्स दैट प्रोडक्शन फंक्शन विच विल बी डिपेंडेंट ऑन वन फैक्टर या एक वेरिएबल के ऊपर रहेगा. एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस इन अंडर शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट. सो शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल को ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो उसका चेंज किसके ऊपर आएगा, अल्टीमेटली आउटपुट पे आएगा. So therefore, when the number of one factor is increased or decreased while other factors are constant, the proportion between the factors is altered. मतलब change किया जा सकता है. Like for example, there are two factors, land and labor. Let's see this. Now just understand this with the help of example. Like land is a fixed factor, we all know. So land को तो हम change नहीं कर सकते क्योंकि हम short run की बात करें. Short run में हमेशा variable factors ही change होंगे. और labor जो है वो variable factor है. So suppose we have a land which is measuring 5 hectares and we grow wheat on it with the help of variable factor. Variable factor क्या होगा, labor. Labor के help से हम क्या कर पा रहे हैं, उसके ऊपर wheat उगा पा रहे हैं. According to the proportion between land and labor, it will be like 1:5. If, for example, या for assumption, if the number of laborers are increased to 2, उनको 1 से 2 वर्कर्स पे लगा दिए जाए कितनी जमीन पे, 5 हेक्टेयर की जमीन पे. सो द न्यू प्रोपोर्शन विल बी व्हाट, 2:5. तो इस चेंज की वजह से टोटल आउटपुट के ऊपर क्या चेंज आएगा ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नाउ यू गॉट कि अगर एक वेरिएबल को या एक वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर दें किसके अकॉर्डेंस में, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो फिक्स रिसोर्सेज हमारे पास है, लाइक यहाँ पर लैंड है, तो उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा. So now let's coin the above mentioned example in technical terms. कुछ लोग हैं लाइक बेनहम, लाइक सैमुअलसन, इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी है. इनकी डेफिनेशंस कहती है, as the proportion of the factor in a combination of factors is increased after a point. मतलब एक सीमित समय के बाद या एक पॉइंट के बाद अगर हम किसी फैक्टर में चेंज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, टोटल प्रोडक्ट पे. और अगर टोटल प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट आएगा तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा और एवरेज प्रोडक्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा. क्यों, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. तो ये कहते हैं बेनहम. एक सैमुअलसन है, वो कहते हैं एन इंक्रीज इन सम इनपुट्स रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड इनपुट्स. सम इनपुट्स वेरिएबल वाले हैं, फिक्स्ड इनपुट्स जैसे हमने लैंड लिया, विल इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट विच विल बी कॉजिंग आउटपुट टू इंक्रीज. ठीक है, अगर आपने वेरिएबल फैक्टर चेंज किया तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बट आफ्टर अ पॉइंट the extra output resulting from the same addition of extra inputs will become less and less. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक समय के बाद आप ज्यादा उसको चेंज करते जाओगे, किसको, वेरिएबल फैक्टर को, तो उससे आउटपुट जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको जो इनपुट्स हैं उसकी कॉस्ट लेस बनाएगा, या कहीं ना कहीं आपकी जो इनपुट्स हैं वो कम कारगर हो जाएंगे. Now see, when we talk about certain laws, every law has certain assumptions. So law of variable proportion के जो assumptions हैं वो है, first, constant technology. The state of technology is assumed to be given and constant. If there is an upward improvement in technology, the production function will move upward. Now see, टेक्नोलॉजी में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई नई मशीनरी परचेज नहीं होगी, जो टेक्नोलॉजी है आप उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन करेंगे. सेकेंड, फैक्टर्स प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल. नाउ सी, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट में पढ़ना है. एंड शॉर्ट रन का हम पहले ही देख चुके हैं कि शॉर्ट रन में आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड फैक्टर्स, उसमें आप कोई चेंज नहीं होगा. सो द लॉ हैज नो वैलिडिटी व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड. सो इट ऑलवेज ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन.
एंड द लॉ अप्लाइज टू ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स के ऊपर अप्लाई होगा, बट अब चेंज किस में नहीं कर पाएंगे, फिक्स फैक्टर्स में, ठीक है। अप्लाई उसके ऊपर भी होगा, लैंड के ऊपर भी अप्लाई होगा, बट उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब आप लैंड बढ़ा घटा नहीं सकते, आप सिर्फ उसके ऊपर जो लेबर काम कर रहे हैं उसको ही घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, देयर विल बी होमोजेनिटी. So this law always applies to the field of production only, and the units of variable factor are very much homogeneous in nature. Each unit is identical in quality, amount with every other unit. तो सारे जितने प्रोडक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, एक दूसरे से इक्वलाइज होगा. The next is short run. As I've already told you, every concepts, every loss, every particular assumption, every particular variable factor, it will operate in short run. There are no variations in fixed factors. There will be always be variation in variable factors. Now see, in this particular schedule, you just need to see all the particular columns. The first column is of units of land जो fixed है 10 acres. Then there are units of labor जो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने उसको बढ़ाया है. तो ये बता रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो इनपुट्स को, आप इंक्रीज कर रहे हो आपके वेरिएबल फैक्टर्स को. सो सी, पहले जब एक बंदा 10 एकड़ पे काम कर रहा है तो टोटल प्रोडक्शन इतना कर पा रहा है. जब कोई ज्यादा बंदे उस पर्टिकुलर 10 एकड़ पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्शन तो ज्यादा बढ़ाएंगे. बट अगर मैं पर पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलर एवरेज पर्सन की बात करूं, तो उसकी जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी. लेट्स सी, पहले टोटल प्रोडक्शन देखते हैं, विच इज योर टीपी. यूनिट्स ऑफ लेबर एक, जीरो लेवल पे कुछ नहीं प्रोडक्शन होगा. सो 10 एकड़ पे जब एक यूनिट ऑफ लेबर उसने रख रखा है तो 20 प्रोडक्शन कर रहा है. जब उसने 2 रखे तो 50 कर रहा है, जब उसने 3 रखे तो 90 कर रहा है. नाउ यू जस्ट सी कि वो इंक्रीज तो हो रहा है. पहले वाले केस में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कहां तक इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 6th वाले लेबर तक. थर्ड यूनिट पे वो 90 लेकर आ रहा है, फोर्थ पे वो 120 लेकर आ रहा है, फिफ्थ पे वो 140 लेकर आ रहा है. नाउ सी, जब वो 50 से 90 पे गया, जब 2 लेबर से वो 3 लेबर पे गए, तो उस केस में टोटल प्रोडक्शन बूम हुआ, ठीक है. बट उसके बाद क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन पहले 50 से 90 पे गया, मतलब 40 का डिफरेंस है. और उसके बाद जब 90 से 120 पे जा रहा है तो उस केस में 30 का डिफरेंस. फिर वो 30 से 120 से 140 पे गया तो 20 का डिफरेंस. फिर जब 140 से 150 पे गया तो फिर 10 का डिफरेंस. ये जो डिफरेंस है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिमिनिश हो रहा है. याद रखना इस पॉइंट को, द डिफरेंस इज डिमिनिशिंग. यही डिफरेंस आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा. क्यों कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब आपने एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर उस प्रोडक्शन यूनिट में लगाया तो आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, वो तो नो डाउट बढ़ेगा, बट आपका पर यूनिट का जो लेबर का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो घट जाएगा. जैसे ही आपने, एज यू आर इंक्रीजिंग द लेबर, द पर कॉस्ट ऑफ योर लेबर विल गो ऑन डिक्रीजिंग. जब आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर लगाएंगे तो आपकी पर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. यही तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बोलता है, या यही तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है कि अगर आपने एडिशनल एक सीमित सीमा के बाद अगर आपने बढ़ाने की कोशिश करी तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट इन योर नेगेटिव रिटर्न्स. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट देखा हमने. अब अपन देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट, जिसमें डिवाइड कर दिया हमने किससे, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से. ठीक है, तो दिस यू गॉट एज योर एपी 20, 25, 30, 30, 28, 25, 21.3, 17.5. नाउ यू सी, एवरेज प्रोडक्ट एक पॉइंट तक बढ़ रहा है. वो कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, 30. ठीक है, व्हेन योर एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ सर्टेन पॉइंट और उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो कौन सी यूनिट पे हो रहा है, थर्ड और फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर पे, जिसमें 30 हो रहा है. बट इन दोनों में से एक यूनिट ऐसी है जिसपे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज है, सबसे ज्यादा है, 40 इज द इंक्रीमेंट. मतलब ये जो स्टेज है, टिल योर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, दिस स्टेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग स्टेज. यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आपको बहुत पैसा कमा रहे हैं आप, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर है वो बहुत पैसा कमा रहा है. सो ये स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज. सो बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज नेम इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज नेम इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड द थर्ड स्टेज नेम इज नेगेटिव रिटर्न्स. तो इंक्रीजिंग में ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सारे जो रिटर्न्स है वो हमें इंक्रीज दे रहे हैं.
प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमें जो रिवॉर्ड है वो भी इंक्रीमेंट पे मिल रहा है। ये स्टेज कहाँ खत्म हो रही है? ये स्टेज टोटल प्रोडक्शन के उस पॉइंट पे खत्म हो रही है जहां पर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर एमपी इज मोर देन एपी। देखो इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में एट यूनिट नंबर 3 एमपी इज 40 एंड एवरेज प्रोडक्ट इज 30। इस स्टेज पर फर्स्ट स्टेज जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जहां पर एपी और एमपी दोनों इक्वल होंगे और इस पॉइंट पर यहां से चालू होती है आपकी सेकेंड स्टेज। ठीक है, अब ये स्टेज कहां तक जाएगी? ये स्टेज जाएगी, आप इंक्रीज करते जा रहे हो, आप लेबर को बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, आप लेबर को इतना बढ़ा दिया आपने कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो बढ़ रहा है, वो तो मैक्सिमम हो गया। वो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जहां पर यूनिट 7 है और टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है 150 के हिसाब से। इस पॉइंट के बाद सारी चीजें आपको नेगेटिव में जाएगी, आपका एपी भी डिक्रीज होता जाएगा। एपी जो है फर्स्ट स्टेज से ही डिक्रीज हो रहा है, बट इस पॉइंट के बाद एपी इज गोइंग टू गेट मोर डिक्रीज एंड जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0, विच इज एमपी इक्वल्स टू 0 एंड इस पॉइंट पे टीपी विल बी मैक्सिमम। ये पॉइंट कहलाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा, एमपी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 और इस पॉइंट के बाद नेगेटिव रिटर्न्स चालू हो जाएंगे। अगर आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर भी बढ़ाया तो आपको वो नेगेटिव रिटर्न्स ही देगा और इस स्टेज को बोला जाता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर? सो दिस आर द 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि स्टेजेस क्या होती है और कैसे होती है। Now see, this is the graphical representation of law of variable proportion. जो स्केड्यूल हमने देखा उसी के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में यू आर एबल टू सी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज पॉइंट नंबर एफ एंड आई, दिस आर द पॉइंट्स जहां पर एफ पॉइंट तक टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इस स्टेज का नाम दिया है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इन द फर्स्ट फेज एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। इट मींस जो क्रक्स पॉइंट है वो इसका ये है कि टीपी इंक्रीज होगा किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे, और एमपी विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। अब ये क्यों होता है? because of better utilization of fixed factor, because of increased efficiency of variable factors, because of indivisibility of fixed factors. So it also happens due to variable input is very much small. fixed factor के सामने variable inputs जो है वो कम है, 1 2 3, that's it in our schedule. So उस केस में क्या हो रहा है? MP will be more than या MP will be maximum than AP। एमपी जो है वो एपी से क्या होगा? ज्यादा होगा। अपन ने देखा था स्केड्यूल में 30-40, तो 40 वॉज एमपी जो सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम था उसके पूरे टाइम स्पैन में। और ये स्टेज कहाँ खत्म हो रही है? पॉइंट नंबर आई, जहां पर एमपी और एपी जो है वो एक दूसरे से क्या है? इक्वल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पर फर्स्ट स्टेज जो है वो खत्म हो रही है। इसी के पॉइंट के बाद सेकंड स्टेज चालू होती है जिसको बोलते हैं फेज 2, जिसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका जो क्रक्स है वो ये है कि टीपी यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी इन द ग्राफ टीपी इज आल्सो इंक्रीजिंग टिल पॉइंट जी एट अ डिमिनिशिंग रेट। जिस रेट में वो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा था उससे कम रेट में वो क्या हो रहा है? वो सेकेंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है। और कहां तक इंक्रीज हो रहा है? वो हो रहा है इंक्रीज जी पॉइंट तक। जी इज द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड स्टेज एंड जी इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी ऑल्सो। और इस स्टेज के समय पर एपी इज also falling और MP is also falling. You can see in the different graph, that is point graph number 2, जिसमें MP और AP के बारे में बात की गई है। और जहां पर MP C पॉइंट पर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर TP जो है वो मैक्सिमम है। इट हैपेंस ड्यू टू optimum combination of factors to different substitutes which are available in the market, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। सी इसका क्रक्स पॉइंट जो है वो ये है कि टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी फॉल्स विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। अगर आपने यहाँ पर एक एक फैक्टर ऑफ इनपुट्स बढ़ाया तो उससे क्या हो रहा है? टीपी जो है एडिशनल यूनिट जो है वो फॉल होती जाएगी। इस पॉइंट के बाद थर्ड स्टेज चालू होती है जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज 3। इसमें इस पॉइंट जो जी है
उस पॉइंट के बाद टीपी जो है मैक्सिमम होने के बाद क्या होता है, फॉल होगा। तो कहते हैं ना कि जो सबसे ऊंचाई पर जाता है वो उसी के हिसाब से नीचे भी आता है। सो टीपी जितना इंक्रीज हुआ इस पॉइंट तक हो गया, इस पॉइंट के बाद अगर आपने एक यूनिट भी वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाई तो अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट टू नेगेटिव रिटर्न्स, इसीलिए टीपी जो है डिक्रीज होगा, एमपी नेगेटिव चले जाएगा और एपी विल ऑल्सो फॉल। नाउ इसका जो क्रक्स है वो ये है कि टीपी डिक्लाइंस एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव. So it happens due to limitation of fixed factors, then poor coordination between variable factors and fixed factors, like when variable factor becomes too excessive in relation to fixed factor, जो कि 8th particular schedule में हमने देखा था 8 particular unit पे. So they obstructs each other, उन दोनों के बीच में coordination नहीं होता, it leads to poor coordination, so which results in total output falls and instead of rising and marginal product becomes negative. And also it decreases the efficiency of variable factors, उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसका एडवांटेज वो एक समय सीमा तक ही ले सकते हैं, उनके डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ही वो ले पाएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए सीरियस इनएफिशिएंसीज पैदा हो जाएगी. सो दैट्स ऑल, वो जो ग्राफ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का. नाउ इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस the basic comparison of all the three stages. Let's see one by one. This is the basic notes. You can make a note of it in your notebook or you can take a screenshot about it. See, this is the comparison between TP, MP and AP according to their stages. Let's see one by one. In stage 1 TP के concept की बात करें तो it is also increasing at an increasing rate, but उसके बाद वो diminishing rate पे increase होता है. Marginal product increases in the beginning, then reaches maximum and begins to decrease. Average product की बात करें तो it first increases, it continues to increase and becomes maximum. Let's see stage 2, that is also called as diminishing returns. It TP increases but at a diminishing rate and becomes maximum. तो maximum जहाँ होगा वहां पर second stage खत्म हो जाएगी. Marginal product continues to diminish and becomes equal to 0. AP की बात करें तो it becomes equal to MP and then begins to diminish. तो जहाँ पर MP will be 0 and TP will be maximum, उस पॉइंट के बाद थर्ड स्टेज चालू होगी और स्टेज 2 खत्म हो जाएगी. लेट्स सी स्टेज नंबर 3 जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स बोले जाते हैं. टोटल प्रोडक्ट विल डिमिनिश, डिक्लाइन हो जाएगा, MP जो है नेगेटिव हो जाएगा और एवरेज प्रोडक्ट जो है इट विल बी कंटिन्यू टू डिमिनिश बट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका रीजन दिया था कि TP कभी 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 लेवल ऑफ इनपुट पर ही TP विल बी 0. जब कोई काम ही नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उस केस में TP विल ऑल्सो 0 एंड एवरेज प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी 0. So this is the basic tabular form. Now see, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो बेसिक सी भाषा में कहा जाए तो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स सो फार. नाउ यू जस्ट टेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन योर नोटबुक.